नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकालते होंगे। आज हम थॉमस हार्डी का लास्ट वीडियो करेंगे। इसमें हम थॉमस हार्डी कुछ वॉर पोम्स से स्टडी करेंगे। इसके बाद में अगर कोई भी चीज थॉमस हार्डी के ऊपर होगी तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। थॉमस हार्डी ने जो वॉर पोम्स लिखी उनमें ज्यादातर वॉर को क्रिटिसाइज करा है, वॉर कितनी विनाशकारी होती है उसके ऊपर उन्होंने बात करी है। इनकी ज्यादातर जो वॉर पोम्स है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले लिखी गई थी, जिस समय कंट्री को मजबूरी में पार्टिसिपेट करना पड़ा। इसके अलावा उससे पहले भी लिखी थी उन्होंने कुछ वॉर पोम्स। कुछ ऐसी पोम्स थी जिसमें उन्होंने अपनी कंट्री को सपोर्ट करा है कि ये लड़ाई जरूरी हो गई है, अगर ये लड़ाई अगर हमने नहीं लड़ी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इनमें एंटी वॉर पोम्स उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने लड़ाई को क्रिटिसाइज करा था। और कुछ पोम्स में अपने जो सोल्जर्स थे उनको मोटिवेट करने के लिए भी लिखी थी कि ये लड़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम एक पोम को स्टडी कर रहे हैं। कुछ पोम्स मैं आपको कराऊंगा। पहली पोम जो हम देखेंगे, चैनल फायरिंग। चैनल होता है एक खास तरीके की बंदूक, जैसे हम कह सकते हैं तोप। फायरिंग, गोलाबारी, मींस बंदूक की गोलाबारी या तोप की गोलाबारी। बंदूक की गोलाबारी। ये पोम जो है उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले लिखी थी। 36 लाइंस की, केवल कुछ लाइंस में आपको बतलाऊंगा। इस पोम्स में वो एक कल्पना करते हैं कि एक आदमी, मृत व्यक्ति जो अपनी कब्र में लेटा हुआ है, डेड बॉडी, जो मृत व्यक्ति अपनी कब्र में लेटा हुआ है, उससे बाहर से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शायद ये जजमेंट डे आ गया है। जजमेंट डे ईश्वर के द्वारा लाया जाएगा। जजमेंट डे के दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा लगता है उसे जैसे कि जजमेंट डे, कयामत का दिन आने वाला है। लेकिन बाद में उसे पता लगता है ये कयामत का दिन नहीं है, ये इंसान इंसान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ये है, यहाँ पे स्पीकर है, वो एक मृत व्यक्ति है, एक डेड बॉडी अपने कब्र में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स है। पहली लाइन है, दैट नाइट योर ग्रेट गन्स अनअवेयर्स। अब यहाँ पे जो डेड बॉडी है वो बात जो है वो बतला रही है, दैट नाइट, उस रात, योर ग्रेट गन्स। अब देखो यहाँ पर जो पोम है उसका जो मीनिंग होते हैं वो कई बार हम एग्जैक्ट जो मैं आपको बतला रहा हूँ जरूरी है वही हो कि यहाँ पे है ही आएगा, यहाँ पे यही आएगा। अपने हिसाब से आपको निकाल लें, ठीक है। उस रात, योर ग्रेट गन्स, तुम्हारी बड़ी बंदूकें, तुम्हारी विनाशकारी बंदूकें, अब इसको कंप्लीट करो, फायरिंग कर रही थी। तुम्हारी विनाशकारी बंदूकें गोलाबारी कर रही थी। अनअवेयर्स, अनअवेयर्स मींस अनजाने में। उस रात तुम्हारी भयानक बंदूकें, बड़ी बंदूकें फायरिंग कर रही थी, गोलाबारी कर रही थी अनजाने में। मतलब निकालो इसका। फिर अगली लाइन में आते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है, shook all our coffins as we lay। शेक की सेकंड फॉर्म shook। all our coffins, हमारे सारे ताबूतों को हिला दिया। जो ये आवाजें थी, इन्होंने हमारे सारे ताबूतों को हिला दिया। as we lay, जब हम लेटे हुए थे। जो डेड बॉडी वो कह रही है जब हमने कॉफिन में, ताबूत में लेटे हुए तो हमारे सारे ताबूतों को हिला दिया। इसकी लाइन को देखो एक बार। नेक्स्ट है, एंड ब्रोक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। चैनल विंडो, चैंसल विंडो। चैंसल जो है वो चर्च को भी कहते हैं, हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। चर्च की खिड़कियां, विंडो स्क्वायर्स, चर्च की खिड़कियां टूट गई। आवाज ने, इतनी तेज आवाज ने चर्च की खिड़कियों को तोड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि चर्च की खिड़कियां टूट गई। अब अपना मतलब पूरा करना है। इतनी तेज आवाज थी कि चर्च की खिड़कियां टूट गई। देखो इसको। नेक्स्ट है, वी थॉट। वी कौन है यहाँ पे? जो डेड बॉडीज अपनी कब्र में लेटी हुई है ताबूत में, वो कह रही है हमें लगा, डेड बॉडीज कह रही हमें लगा, इट वॉज द जजमेंट डे, ये कयामत का दिन है। अब कयामत का दिन कौन सा होगा? जब ऊपर वाला लाएगा, जिस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसा माना जाता है। ज्यादातर धर्मों में ये माना जाता है कि एक कयामत का दिन आएगा। वी थॉट इट, हमें लगा कि ये कयामत का दिन है। इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। टिल गॉड कॉल्ड नो। अब यहां पर जो है बीच की लाइंस कुछ छोड़ी हुई है। गॉड ने कहा नो, भगवान ने खुद कहा कि ये कयामत का दिन नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना कि बाहर जो गोलाबारी हो रही है और सब कुछ चल रहा है, ये कयामत का दिन नहीं है। अब ऊपर वाला क्या कह रहा है? इट इज गनरी प्रैक्टिस, ये तोपों की प्रैक्टिस, बंदूक से प्रैक्टिस हो रही है। मींस बाहर जो है अभ्यास कर रहे हैं।
एट सी, एट सी होता है परेशानी में, कंफ्यूजन में, ये एक तरीके का इडियम भी है। आई एम एट सी, आई एम इन कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन में हूं। ये जो गन्नी प्रैक्टिस है, ये जो बंदूकों की जो प्रैक्टिस हो रही है, कंफ्यूजन में हो रही है। लोग केवल बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कंफ्यूजन में कर रहे हैं। अब यहां पे मीनिंग को थोड़ा बड़ा करके लिखा है, ये बंदूक की प्रैक्टिस हो रही है, ये तोपों की गड़गड़ाहट जो हो रही है एट सी, ये परेशानी में हो रही है। इंसान जो है परेशानी में हो और वो इस समय गड़गड़ाहट बंदूक से गोलाबारी कर रहा है। इस लाइन को कंप्लीट करो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है वही उसी हिसाब से देखो। ऑल नेशंस स्ट्राइविंग, स्ट्राइव होता है प्रयास करना, सारे नेशन प्रयास कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होने के लिए। टू मेक, और ज्यादा, अगली लाइन से कंप्लीट करेंगे हम। सारे नेशन और ज्यादा ताकतवर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी देश पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। टू मेक, अब मेक जो है वो यहां से जुड़ा हुआ है। रेड वॉर, लड़ाई को, जो भयानक लड़ाई है, रेड वॉर मीन्स भयानक लड़ाई को और ज्यादा रेडर, और ज्यादा भयानक बनाने के लिए, लड़ाई को और खतरनाक बनाने के लिए, और खतरनाक बनाने के लिए। सभी नेशन प्रयास में लगे हुए हैं, पूरे प्रयास में लगे हुए हैं लड़ाई को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, इस पोम की मैं कोई लाइन आपको नहीं बताऊंगा, मीनिंग आपको बतला दूं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्वेन जो है ये वर्ड आर्केक वर्ड है, अब यूज नहीं होता है। टू के लिए TWO2 होता है, उसके लिए हम जो है ट्वेन यूज करा जाता था पहले, अब कोई यूज नहीं करता ट्वेन टू। कन्वर्जेंस होता है संगम या मिलन, यहाँ पे दो चीजों का संगम, दो चीजों के मिलन की बात हो रही है। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, पहले मीनिंग को देखते हैं इसके। ट्वेन, ट्वेन जो है ओल्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है टू। जो वर्ड मीनिंग है वो जनरली कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। कन्वर्जेंस का जो वर्ब है वो होता है कन्वर्ज। अगर सिंपल सा मैं कहूँ, संगम होना, मिलन होना, जब कई सारी चीज अलग अलग दिशाओं से आने, जैसे नदी है या कई रास्ते हैं वो अलग अलग दिशाओं से आए और वो एक जगह मिल गए, तो उसे संगम मिलन कहेंगे। तो वो था कन्वर्जेंस। कन्वर्ज, अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर बढ़ना या मिलना, तो अलग अलग दिशाओं से मिलना, उसे कहते हैं कन्वर्ज। एक सेंटेंस देखते हैं। द पास ऑल, सारे रास्ते, कन्वर्जिंग, मिल रहे हैं, एट द मेन गेट ऑफ द पार्क, पार्क के मेन गेट पर। तो कन्वर्ज मीन्स संगम होना, मिलन होना। इसका नाउन हो गया कन्वर्जेंस। अगर सिंपल सा कहूं, संगम, मिलन, जब कई चीजें एक जगह आके मिल जाए, अलग अलग दिशाओं से एक जगह विचार या स्थिति में मिलने की प्रक्रिया या स्थिति। इसे देख लो। सेंटेंस है द कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स का कन्वर्जेंस, संगम, कैन लीड टू यूनिक ट्रेडिशंस, वो यूनिक ट्रेडिशंस, अद्भुत परंपराएं उत्पन्न करता है। कई कल्चर्स का संगम अद्भुत परंपराएं उत्पन्न करता है। कन्वर्जेंट, मिलनकारी, संगम। द रिवर्स टेक अ कन्वर्जेंट पाथ, रिवर्स ने मिलनकारी पाथ लिया, टुवर्ड्स द सी, सी की तरफ, सी की तरफ मिलनकारी पाथ लिया मीन्स मिलने के लिए पाथ लिया, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जहां पे मिल जाए, संगम हो जाए। तो कन्वर्जेंस नाउन है, मिलन संगम, दो चीजों का संगम। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, ये एक 11 सेक्शन पोम है, इसमें आपको 11 सेक्शन मिलेंगे। हर एक स्टैंजा 3 लाइन का है केवल। फर्स्ट स्टैंजा 3 लाइन का, सेकंड स्टैंजा 3 लाइन का, और ये जो स्टैंजा है ये रोमन नंबर्स में लिखे हुए थे। कुछ लाइन है इसकी। इन अ सॉलिट्यूड ऑफ द सी, अब यहां पर जो स्पीकर है उसकी हम बात करते हैं। स्पीकर जो है वो कल्पना करता है यहां पर सॉलिट्यूड ऑफ द सी। पहले थोड़ा हम मीनिंग बतला दूं मैं आपको, कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन का मतलब क्या है। कन्वर्जेंस था मिलन, संगम, और ट्वेन था टू, दो चीजों का मिलन। दो चीजें कौन सी यहाँ पे मिलने की बात हो रही है। जो टाइटैनिक जहाज था वो बहुत बड़ा जहाज था, अपने समय का एक कह सकते हैं चमत्कार था, पहली यात्रा में डूब गया। उसका मिलन हुआ था आइसबर्ग, जो हिमखंड होते हैं जो तैरते रहते हैं अजनबी की तरह। तो यहाँ पे दो जो चीजें हैं, कन्वर्जेंस ऑफ द टू, उसमें वो कहा गया है, एक टाइटैनिक और दूसरा आइसबर्ग।
तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कल्पना कर रहा है, स्पीकर कल्पना कर रहा है, इन अ सॉलिट्यूड ऑफ द सी, टाइटैनिक जहाज समुद्र के एकांत में, सॉलिट्यूड एकांत जगह में पड़ा हुआ है। अब इसके लाइन को खुद मीनिंग कंप्लीट करना है। कल्पना कर रहा है स्पीकर, टाइटैनिक जहाज एकांत में पड़ा हुआ है। देखो इसकी लाइन को, नेक्स्ट लाइन है, डी फ्रॉम ह्यूमन वैनिटी। बीच में थोड़ी खांसी हो गई थी, इस वजह से मैं रुका, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। डी फ्रॉम ह्यूमन वैनिटी, डी फ्रॉम ह्यूमन वैनिटी से मतलब है जो टाइटैनिक जहाज बनाया गया था, उससे जब बनाया गया था इंसानों ने, तो ऐसा माना था कि इंसान का एक तरह से घमंड है, कि पूरा एक प्राइड था कि इतनी बड़ी चीज बनाई गई है। तो वैनिटी हम घमंड कह सकते हैं, प्राइड कह सकते हैं। डीप, गहराई में पड़ा हुआ है, इंसान के घमंड से दूर। अब वैनिटी को आप यहाँ पे है ना, अगर मीनिंग में लगाओ लगाओ क्योंकि देखो मीनिंग कुछ भी बना सकते हो। इंसान की पहुंच से दूर, इंसान का घमंड से दूर। टाइटैनिक जहाज इंसान का एक घमंड था कि इतनी बड़ी चीज बनाई है, तो ये गहराई में पड़ा हुआ है, इंसान के घमंड से दूर, इंसान की पहुंच से दूर। एक बार देखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। ये प्राइड ऑफ लाइफ दैट प्लैंड, अब मीनिंग अगर इसको देखे तो पता लग रहा है, प्लैंड हर, हर है यहाँ पे टाइटैनिक, टाइटैनिक को यहाँ पे हर कहा गया है, पर्सोनिफाई करा है। प्राइड ऑफ लाइफ, महत्वाकांक्षी लाइफ। अब यहाँ पे क्या, महत्वाकांक्षी इंजीनियर ने, प्लान, प्लान मींस बनाना, पास्ट एंड डेफिनेट में, महत्वाकांक्षी इंजीनियर्स ने टाइटैनिक हर उसे बनाया था, महत्वाकांक्षी इंजीनियर्स ने उसे बनाया था। स्टिली, चुपचाप, काउचेस शी, काउच होता है बैठना, पड़े रहना, शी आया है टाइटैनिक के लिए, चुपचाप पड़ा हुआ है। महत्वाकांक्षी इंजीनियर इंजीनियर ने इसे बनाया था, चुपचाप पड़ा हुआ है। तो उसे फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आइसबर्ग की बात हो रही है। जो आइसबर्ग हिमखंड होते हैं वो तैरते रहते हैं, अचानक जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका थोड़ा सा पार्ट ऊपर ही दिखाई होता है, नीचे गहराई में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे है एलियन, दे, दे यहाँ पे आइसबर्ग्स, अजनबी से, आइसबर्ग्स हिमखंड, सीम टू बी, अजनबी से ये आइसबर्ग्स हिमखंड प्रतीत होते थे, अजनबी से प्रतीत होते थे हिमखंड। नो मोर कुड, नो मोर आया, नो मॉर्टल आई कुड सी, कोई भी आंख, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता था। तो ये जो हिमखंड पड़े रहते हैं, ऊपर लगेगा जैसे बर्फ का टुकड़ा है, और नीचे वो बहुत गहराई तक होते हैं, जो बड़े से बड़े जहाज को भी तोड़ दे। नो मोर्टल आई, कोई आंख, कोई इंसान उन्हें नहीं देख सकता। देख लो, फिर से आगे बढ़ते हैं। फॉर्म पूरी हो गई है, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपको बतला दी है। थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से टाइम ले रहा हूं मैं। द मैन ही किल्ड, ये भी एक एंटी वॉर पोम्स है। इस पोम में थॉमस हार्डी ने वॉर के जो होता है कि वो क्या कैसे विनाशकारी है, और क्यों इंसान इंसान को जब मारता है तो क्या होता है, उसको दिखाया है। इसकी मैं कोई लाइन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पोम में क्या है, जो आप अगर पोम की लाइन लिखी आती है तो आप समझ जाओगे। इसमें जो स्पीकर है वो एक सोल्जर है, द मैन ही किल्ड, व्यक्ति जिसे मैंने मारा। अब जो सोल्जर है उसने अपने दुश्मन को मारा, मारा जिसे, उसे वो जानता नहीं, उसने उसका कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे मारा है। क्यों? क्योंकि उसे टास्क मिला है कि तुम्हें सामने वालों को मारना है। सामने वाला बुरा नहीं है, लेकिन उसे मारना है। मारने के बाद में जो है वो सोचा है कि मैंने जिसे मारा वो कौन था। तो विनाशकारी जो वॉर्स होती है उनके बारे में, द मैन ही किल्ड, व्यक्ति जिसे मैंने मारा। तो एक सोल्जर बात कर रहा है, मैंने जब एक दूसरे सोल्जर्स को मारा। तो यहाँ पे जो ये पोम है द मैन ही किल्ड, ये लिखी थी उन्होंने सेकंड बोर वॉर, एक लड़ाई हुई थी 1899 से 1902, ये आएगा नहीं, साउथ अफ्रीकन वॉर थी। इसमें इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट करा था। इस लड़ाई में जब पार्टिसिपेट करा तो थॉमस हार्डी को पसंद नहीं आया। थॉमस हार्डी का ये मानना था कि इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना बेकार है, इससे इंसान का जो है नुकसान ही होगा, मारे जाएंगे। उसके विनाशकारी जो रिजल्ट होते हैं उसको यहाँ पे दिखलाया था। इस पोम में जो सोल्जर्स हैं दो, उनकी बात हुई है, जिसमें एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मार देता है। उसके बाद में जो वो सोचता है कि मैंने जिसे मारा वो कौन होगा, कहाँ से आया, वो कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके बारे में। तो इसकी कोई लाइन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ जाओगे, लाइन में आएगी, क्योंकि मैन बहुत मिलेगा आपको। लास्ट पोम है अ वाइफ इन लंदन।
वाइफ कौन है यहाँ पे? एक सोल्जर है जो लड़ाई लड़ने पे गया हुआ है, उसकी वाइफ जो है लंदन में रह रही है अकेले। तो जब वो सोच रही है उसके ऊपर लिखी हुई है, ये भी एंटी वॉर पोम है। इसके भी जो ये है पोम, ये जो सेकंड वॉर वॉर हुई थी, जो साउथ अफ्रीका वॉर हुई थी जिसमें इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट करा था, उसको क्रिटिसाइज करा था कि भाई ये पार्टिसिपेट करना गलत था, उसके ऊपर उन्होंने लिखी हुई है। ये इस पोम में कहानी है एक वुमन की। वुमन को न्यूज मिलती है कि उसके हस्बैंड की लड़ाई में डेथ हो गई है। अब उसके जो सपने थे वो तहस नहस हो जाते हैं। तभी उसे अपने हस्बैंड का एक लेटर मिलता है। ये लेटर उसके हस्बैंड ने लिखा था मरने से पहले, और वो पहुंचने में उसने टाइम लिया। तो जब वो लेटर मिला तो उस लेटर को उसने पढ़ा। उस लेटर में अपने जो उसका हस्बैंड उसने बताया है लड़ाई के बाद में जब वो पहुंचेगा तो वो फ्यूचर में क्या क्या चीजें करेगा, घर बनाना ये सब करना, तो अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में लिखी थी। अब जब वो लेटर को पढ़ती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको लगता है जो जो फ्यूचर का उसको जो वो कल्पना करी थी उसके हस्बैंड ने वो सब तहस नहस हो गया। अब क्या होगा आगे? तो लड़ाई की विविधता, जो डिस्ट्रक्टिवनेस हो, उसको दिखाया गया है। अब वाइफ इन लंदन, वाइफ कौन है यहाँ पे? एक सोल्जर की वाइफ है जो लंदन में रहती है और जिसको न्यूज मिलती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसके बाद में उसके हस्बैंड का लेटर आता है जो मरने से पहले उसने लिखा था। इसी के साथ में हम पोम को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।